10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा? आपको पूछ रहा है कि टाइम कितना समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस कौन से इक्वेशन से सॉल्व करेंगे? तो गति के पहले नियम से। तो गति का पहला नियम क्या है इसमें? तो ये होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना, ये होता है। तो इसमें जहाँ u की वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, u यानी प्रारंभिक वेग दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका त्वरण कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें ध्यान दोगे तो एक चीज़ और पता चलेगा कि कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, मतलब अंतिम वेग दिया हुआ है, ठीक है। कैसे दिया है कि प्रारंभिक वेग 100 था तो अंतिम वेग 2 गुना हो जाएगा, कितने समय बाद 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें आपका वी का भी वैल्यू दिया हुआ है, मान लो 200, क्योंकि 2 गुना हो जा रहा है, प्रारंभिक वेग तो कितना है 100 है ना, ठीक है। इतना समझ आया? चलिए ये सारी वैल्यू को हम गति के पहले नियम में पुट कर देते हैं तो हमारा समय निकल जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू है 200 इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है 100, ठीक है, प्लस अब ए का वैल्यू कितना है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टी तो निकालना है। चलो यहाँ ये 100 प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ का 100, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 200 से 100 गया 100 बचा, और यहाँ इक्वल किस पार बचा अपने पास 10 इंटू टी टाइम। अब ये डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये जीरो को ये जीरो से यहीं से कैंसिल कर दो। तो टी की वैल्यू कितनी मिली, टी की वैल्यू मिली हमारे पास है जो 10 सेकेंड, ठीक है। समझे? इतना समझ आया? तो इसका आंसर कितना है 10 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ 2 मिनट में चलती है, कार द्वारा प्राप्त गति क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्रारंभिक गति नहीं दिया हुआ है, u का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वो शून्य होगा, और निकालना क्या है, कार द्वारा प्राप्त गति यानी अंतिम गति v का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। गति का पहला नियम क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। जहाँ का ने बोल रहा है कार द्वारा प्राप्त गति क्या है, तो मतलब हमें v का वैल्यू निकालना है। u है जो हमारे पास नहीं दिया तो जीरो है, त्वरण दिया है, हाँ दिया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, लेकिन आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है समय, यानी t की वैल्यू दिया हुआ है 2 मिनट, और हम इसे मिनट में नहीं रखेंगे, हमें इसे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हम 60 से यानी कि सेकंड से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 120, ठीक है। ये अब टाइम आ गया अपने पास। चलो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जैसे v निकालना है तो v की जगह में v, u की जो वैल्यू है वो जीरो क्योंकि दिया नहीं है, a का वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो समय दिया हुआ है 120 सेकंड हमारे पास है। चलो v की वैल्यू क्या आ गई, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये है 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये स्पीड से चल रही है। वो कौन सी स्पीड से चल रही है, तो 120 मीटर पर सेकंड की। अगर आप इसको 120 मीटर और ये एस को ऊपर ले जाओगे तो ये माइनस में ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। इसमें फिर से ध्यान दीजिएगा कि वो डायरेक्ट गति अवस्था में है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग नहीं है, लेकिन उसका अंतिम वेग हमें निकालना है, ठीक है। उसका अंतिम वेग निकालना है और प्रारंभिक वेग इसमें नहीं है, ठीक है। और समय दिया हुआ है 4 सेकंड और त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें गति के पहले नियम को लगाना है। तो क्या है गति का पहला नियम, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस फॉर्मूला से ही ये निकल जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें फिर से v का वैल्यू निकालना है। अब वो बोल रहा है विराम अवस्था से, यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से गतिमान हो रहा है ना, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना हो जा रहा है, जीरो, मतलब u की वैल्यू कितनी हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, ठीक है। और उसका जो त्वरण है वो कितना है, त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 सेकंड। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है। चलो ये सारे डेटा को पुट कर देते फॉर्मूला में। v की वैल्यू निकालना है तो v की जगह में v, प्रारंभिक वेग नहीं दिया यानी कि जीरो है, ए की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, 2 मीटर पर सेकंड उसके है ना त्वरण, उसके जगह में रख दिए, और सेकंड कितना है हमारे पास समय 4 सेकंड। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 4 का 4, 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा। तो ये कौन सा नंबर का आंसर है आपका, तो ये है आपका पहले नंबर का आंसर, ठीक है, यही सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण के साथ स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति क्या होगी? मतलब कि इसमें ये पूछ रहा है कि इसकी गति क्या है, आखिरी वाली, मतलब इसका लास्ट वेग क्या है। लास्ट वेग मतलब यू की वैल्यू। जब भी स्थिर स्थिति से आरंभ हो रहा है या फिर प्रारंभिक स्थिति से आरंभ हो रहा है या फिर विराम की स्थिति से आरंभ हो रहा है, तो समझ जाना कि वो प्रारंभिक वेग के बारे में बात कर रहा है, और इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग हमेशा शून्य होगा। ठीक है, चलिए अभी फॉर्मूला लिख लेते हैं गति के पहले नियम को, उसी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या है याद करके बताइए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जहाँ कहीं हमें v की वैल्यू को निकालना है। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इसमें त्वरण दिया हुआ है। क्या दिया है? त्वरण दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्ग का स्क्वायर बोला है ना, तो ये तो लिखेंगे ना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। समय दिया हुआ है आपका 8 सेकंड। ठीक है, इसमें कुछ बदलने का नहीं है। ठीक है, अब हमें किसको निकालना, इसमें u की वैल्यू क्या है? प्रारंभिक वेग, क्योंकि इसमें बोला है स्थिर स्थिति से आरंभ हो रहा है ना, तो स्थिर है तो जीरो है, फिर वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ा, तो स्टार्ट तो पहले जीरो से हुआ ना, तो स्थिर स्थिति में जीरो हो गया। ठीक है, चलो अब इसे फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। v को हमें निकालना है, मतलब अंतिम वेग को निकालना है। क्वेश्चन में यही बोला ना कि इसकी गति कितनी होगी, तो गति कौन सी गति? आखिरी गति ना, अंतिम वेग ना। तो चलिए अंतिम वेग को निकालना, तो v की जगह में v को लिख देते, क्योंकि v ही अंतिम वेग है। u की वैल्यू जीरो हो जाएगी, a हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और समय हमारा 8 सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करने से क्या आता है, 8 चौक 32, 32 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है, तो यह कितनी दूरी तय करेगी? हमें दूरी निकालना है। अभी तक हम जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, उस फॉर्मूला में हम प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय या फिर त्वरण निकाल सकते थे, लेकिन दूरी निकालने के लिए हमें गति के नियम के दूसरे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो क्या है ये फॉर्मूला? चलो पहले मैं बता देता हूँ। ये है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, ये है गति के नियम के दूसरे फॉर्मूला। इसी से हमें ये दूरी का पता लगाना है, जिसे एस से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए त्वरण की जरूरत होगी, ए की जरूरत होगी, पर ए तो हमारे पास है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें ए फाइंड करना होगा। तो ए जो हम फाइंड करेंगे वो गति के पहले नियम से करेंगे। तो गति का पहला नियम क्या है? वी इक्वल टू यू प्लस हाफ वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये गति का पहला नियम है। अब इतने देर से हम इसी से सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा के समान रूप त्वरण से होती है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी? मतलब उसका जो अंतिम वेग है वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्वेश्चन में वो कह रहा है। ठीक है, तो वी की वैल्यू कितनी हो गई? अंतिम वेग कितना हो गया? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ का जो u की वैल्यू है वो तो प्रारंभिक वेग है, तो जीरो हो जाएगा। और रही बात ये त्वरण की, तो त्वरण ही निकालना है, और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है आपका 20। ठीक है, तो सर चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 144 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 5/88 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 बटा, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 पंचे 40, तो यहाँ कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 ए। ठीक है ना, यहाँ से जे 0 0 कटा, ये 2, तो कितना बचा यहाँ का त्वरण? तो त्वरण बचा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो त्वरण कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? वो गति के नियम का दूसरा फॉर्मूला से दूरी हमें मिलता है। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही निकालना है ना, तो प्रारंभिक वेग जीरो है तो टी भी जीरो हो जाएगा, तो इसकी जगह में मैं जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2, ए का वैल्यू आया 2 और टी का वैल्यू आएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ, 1/2 टू 20 इंटू 20। ठीक है, स्क्वायर है तो 2 बार 20 लिखूंगा। 2 से ये 2 को काट देते हैं, और ये 20 मल्टीप्लिकेशन होकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है, 400 मीटर यही सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति हवर की गति से चल रही है। ठीक है, स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पे रोकना है। 200 मीटर की दूरी पर इसे रोकना है, आवश्यक मंदन क्या होगा? सबसे पहले मैं बता दूं, जो मंदन होता है वह त्वरण का उल्टा होता है। ठीक है, इसे भी ए से डिनोट करते हैं। जो फॉर्मूला हम त्वरण के लिए लगाते हैं, मंदन के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, मतलब उसका जो प्रारंभिक वेग ही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ठीक है, वो थोड़ी ना बोल रहा कि स्टार्ट हो रही है या इसमें मतलब स्थिर अवस्था से शुरू हो रही है, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है। वो डायरेक्ट ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो यू का वैल्यू हुआ वो 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब बोल रहा है इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, मतलब एस की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, और इसका
त्वरण मंदन ज्ञात करना, मतलब ए की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, जब गाड़ी रुक रही है तो उसका अंतिम वेग तो जीरो हो जाएगा ना। गाड़ी चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, उसका प्रारंभिक वेग है 72 किलोमीटर, यू की वैल्यू 72 किलोमीटर। अब गाड़ी को रोकना है हमें, रोकेंगे तो गाड़ी का मतलब जो गति है वो तो जीरो हो जाएगा, वेग जीरो हो जाएगा, तो अंतिम वेग मतलब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसे हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, यू की वैल्यू को। कैसे करते हैं, 5/18 से भाग कर कर, ये 4 बार में जाएगा, 4×5 = 20, मतलब यू की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें इसे गति के नियम के तीसरे फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे फॉर्मूला में हमें क्या क्या मिलता है, तो तीसरे फॉर्मूला में हमें मिलता है वेग और दूरी। ठीक है, तो चलिए तीसरा फॉर्मूला क्या होता है ये जान लेते हैं, v का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ प्रारंभिक वेग जो है वो तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, अंतिम वेग क्या है, 0 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 की जगह में 2, मंदन त्वरण निकालना है, मंदन ए की वैल्यू की जगह में ए की वैल्यू, और दूरी में कितने में रुकेगा, तो 200 मीटर। ठीक है, इतना में रुकेगा। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400a। ठीक है, सही है ना, ये 400 इक्वल के उस पर जाएगा तो -400 हो जाएगा। ठीक है, और ये 400a। ठीक है, ये 400 से ये 400 गया, कट गया पूरी तरीके से, मतलब ए की जो वैल्यू मिली है हमें, मंदन की जो वैल्यू मिली है वो -1 मिला है। ठीक है, ये -1 मिला, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, दूरी मतलब एस की वैल्यू ज्ञात करना है। एस हमें कहाँ से मिलेगा, जहाँ पास दो फॉर्मूला है, गति का दूसरा नियम या गति का तीसरा नियम। गति का दूसरा नियम से फायदा यह है कि वहाँ टी की वैल्यू भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, जो कि क्वेश्चन में दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले गति का दूसरा नियम लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें टी की भी वैल्यू है, तो क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यह है गति का दूसरा नियम। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, एक पिंड विराम अवस्था से चलना शुरू करता है, प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा, विराम अवस्था से चल रहा है तो प्रारंभिक वेग जीरो हो जाएगा, मतलब आपका u इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ए की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है आपका 2 सेकेंड। सबको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हमें दूरी निकालना है, एस निकालना है, तो एस का एस हो जाएगा, प्रारंभिक वेग जीरो है, यू पूरा जीरो होगा तो टी भी जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। 1/2, हमें ए की वैल्यू पता है 2 है, और समय कितना है, समय है 2 सेकेंड, मतलब 2 × 2, 2 बार मैं कर देता हूँ। ठीक है, चलो ये 2 से ये 2 को काटते हैं तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, इनको सॉल्व करने से आ जाएगा एस की वैल्यू 4। ठीक है, 4 मीटर, यही इसका सही जवाब है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो गति के नियम के ही क्वेश्चन है, लेकिन वो टाइप 2 प्रकार के हैं। ठीक है, इस नियम में हम सीखेंगे कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और जब वो नीचे गिरता है तब उसकी वैल्यू क्या होती है। इसमें ध्यान देने बात यह है कि ये गति के नियम के फॉर्मूला में जो हम त्वरण का यूज़ करते थे, लेकिन अब हम त्वरण की जगह में जी का वैल्यू यूज़ करेंगे, जी, ए की जगह में जी, जो ग्रेविटी को दर्शाता है। ठीक है, और हमको ये बताना पड़ेगा कि जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जी का वैल्यू माइनस हो जाता है, और जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आता है तो जी का वैल्यू प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि गति का जो पहला नियम है उसमें हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे ना, लेकिन अब हम v इक्वल टू यू माइनस जी टी लिखेंगे जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, और जब v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिखेंगे जब वस्तु नीचे की ओर आएगा। तो जब हम वस्तु, ठीक है, तो जब इस प्रकार के जब क्वेश्चन आएंगे कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और वस्तु को नीचे की ओर फेंका जा रहा है, तब ये फॉर्मूला का यूज़ होगा। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ऊर्ध्ववर्धक फेंकने जाने वाली चीज़ के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन है, एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्ववर्धक ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो वस्तु को जब हम 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहे हैं, मतलब उसकी वस्तु की जो प्रारंभिक चाल है वो कितना है, तो प्रारंभिक चाल मतलब यू का वैल्यू कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकंड की वेग से हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना से, और वस्तु ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो नीचे आने में मतलब प्रारंभिक बिंदु पर आने पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि ऊपर जाने पर उसका जो मतलब टाइम है कितना समय लगा। ठीक है, तो सबसे पहले समय कितना लगा उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है फॉर्मूला, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। जी टी इसलिए लिखे हैं कि वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, जी काम कर रहा है। ठीक है, माइनस है, ये दर्शाता है कि वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है। प्रारंभिक वेग इसका जीरो है तो जीरो रहेगा, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग इसका 50 है, सॉरी 50 है तो 50 लिखेंगे, अंतिम वेग इसका जीरो है। ठीक है, ऊपर जाके इस जगह में वो रुक जाएगा तो अंतिम वेग जीरो हो जाएगा।
जी का वैल्यू दोस्तों हमेशा tan लिखना, नहीं अगर tan नहीं दिया है तो tan लिखना, नहीं तो कई बार क्वेश्चन में 9.8 दिया रहता है, आप उसको लेके सॉल्व करना। लेकिन 9.8 अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने से 10 मान लेना, ठीक है, लगभग 10 ही होता है, क्योंकि यहाँ मैं tan लिख दिया हूँ, समय नहीं दिया तो समय की जगह में मैं t लिख देता हूँ, ठीक है। अंतिम वेग 0 रहा तो 0 की 0, यहाँ 50 है और यहाँ समय कितना हुआ -tan t, ठीक है। इतना समझ आया? चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 50 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 = tan t, ठीक है। ये माइनस में था तो दोनों माइनस को मैंने काट काट दिया। अब यहाँ से 10 ये कटा 10 ये कटा तो टाइम अपने पास कितना आ गया 5 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 5 सेकंड बचा, ये टी का वैल्यू। ये कब हुआ? जब वस्तु ऊपर गया तो 5 सेकंड लगा उसको ऊपर जाने में, ठीक है। लेकिन हमको ये फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है कि उसका वेग कब क्या होगा जब वो नीचे की ओर आएगा। तो चलो नीचे का आएगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग। अब देखो दोस्तों, जब वस्तु ऊपर से नीचे आता है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हो जाता है प्लस, ठीक है, जी टी। इतना समझ आया? इस प्लस ये बताता है कि वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है। अब आप गेंद को ऊपर फेंकोगे तो गेंद, मान लीजिए आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से फेंक रहे हो, तो बॉल स्पीड से ऊपर जाएगा और एक पॉइंट में रुक जाएगा, अंतिम वेग 0 हुआ। फिर अंतिम वेग से फिर वो नीचे की ओर आना चालू करेगा और नीचे आके एक पॉइंट में रुक जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना? यही है। तो अब बॉल ऊपर गया तो नीचे भी तो आएगा। तो यहाँ का अंतिम वेग है ना दोस्तों, इसका यही फाइंड करना है। तो इसकी जगह में वी की जगह में वी रहेगा। जहाँ से बॉल वापस गिरना चालू हुआ तो वो 0 से ही तो चालू हुआ ना, ऊपर एक जगह रुक गया फिर वहाँ से चालू हुआ गिरना, तो इसका प्रारंभिक वेग 0 हो गया। जी का मान 10 लेना है कब? जब दिया नहीं रहेगा, नहीं तो हमेशा आपको 9.8 बुक में दिया रहेगा तो उसको लेना है। और समय हम निकाले हैं 5 सेकंड, इसको भर दीजिए, ठीक है। यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, v = 0 + tan × 5। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v का जो वैल्यू आ जाएगा 50। मतलब जब बॉल जब नीचे की ओर आएगा तो उसका जो अंतिम वेग होगा वो होगा 50 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ आ गया? अगर आप इतना समझ गए हैं तो अगला क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे। चलिए उसे भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंकने पर उसे वापस आने में कितना समय लगेगा। हमें समय पता करना है, हमें टी का वैल्यू पता करना है, ठीक है। फिर से वही बात हो गई कि प्रारंभिक वेग यहाँ कहीं कितना हो गया 100 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो उसमें तो गति है ना, तो प्रारंभिक वेग है तो यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 100 मीटर, ठीक है। लेकिन वो ऊपर जाके रुक जाएगा एक जगह में, फिर वहाँ से गिरना शुरू करेगा ना, तो यू की वैल्यू तो 100 मीटर है, ये प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग वी की वैल्यू रुक गया है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले गति का नियम ही लिख लेते हैं। पहला नियम है क्या है? v = u माइनस जी टी। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना तो जी का क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 हो गया, ठीक है। क्योंकि दिया नहीं है तो 0 हो जाएगा ऊपर जाके। नहीं, प्रारंभिक वेग कह रहा हूँ, ये अंतिम वेग इसका 0 हो गया, सॉरी, ठीक है। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? प्रारंभिक वेग दिया है 100 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जी का वैल्यू हमेशा मानना टैन है जब कुछ ना दिया रहा है, ठीक है। समय कितना दिया हुआ है तो समय ही तो निकालना है ना, तो समय निकालना है हमें, तो इसकी वैल्यू टी आ गया, ठीक है। अब ये 100 है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -100, इधर आ जाएगा -10 × टी, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कटा और यहाँ से यहाँ कटा, मतलब 10 सेकेंड इसको लगा, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड ऊपर जाने पर। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर की ओर हम फेंक रहे हैं तो उसको प्रारंभिक बिंदु पर आने पर कितना टाइम लगेगा। कन्फ्यूजन मत होना, 10 ये दिया है ऑप्शन में, इसको मार के आ जाओगे तो हो जाएगा कल्याण। ये नहीं करना है, मतलब प्रारंभिक बिंदु कहाँ से, जहाँ से वो शुरुआत किया, तो वो जितना दूर ऊपर गया जितना समय लगेगा और ऊपर से नीचे आने पर जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। तो 10 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा तो 10 सेकंड नीचे आने में भी तो लगेगा बाबू। तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। यही है आपका जो सेकंड में आएगा, यही आपका सही आंसर 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड लगेगा इसे ऊपर से नीचे आने पर। समझ आया? अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग कितना होगा। प्रारंभिक वेग मतलब जिस वेग से पहले से उसे ऊपर की ओर फेंके हैं, मतलब बॉल को मैं जैसा ऊपर फेंकता हूँ तो उसका प्रारंभिक वेग मतलब यू की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, जबकि हमें दूरी दे दिया है कि वो 5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है और फिर रुक जाता है, यानी वी की वैल्यू 0 हो जाती है, अंतिम वेग 0 हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, मतलब कि टाइम नहीं रहेगा तो हम निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ दूरी दिया हुआ है तो गति का पहला नियम से तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि गति के जो पहला नियम है वहाँ टाइम है, दूरी नहीं है। गति का जो दूसरा नियम है वहाँ आपको दूरी जरूर मिलेगा लेकिन वहाँ टाइम भी मिलेगा, और टाइम दिया नहीं है तो हमसे निकाल नहीं सकते, हम इसे गति के तीसरे नियम से निकालेंगे। तो गति का तीसरा नियम क्या है? गति का तीसरा नियम है v² = u² - 2 gs। वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जो प्रारंभिक वेग निकालना है, मतलब यू की वैल्यू निकालनी है हमें। अब यू की वैल्यू निकाल, जब हम वस्तु को तेजी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यू की वैल्यू तो रहेगी, लेकिन बॉल जाकर एक टाइम में रुक जाएगा, ठहर जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, वी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो वी की वैल्यू है वो तो 0 हो गई ना, मतलब अंतिम वेग इसका 0 हो गया। इसमें एस दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया हुआ है 5 मीटर।
तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, जी को हम कितना मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं, सारा चीज़ हमारे पास है, हमें इसका निकालना है प्रारंभिक वेग। तो सबसे पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, वी की जगह में 0 तो 0 का स्क्वायर, यू निकालना है तो यू का स्क्वायर -2 की जगह में 2, जी का वैल्यू 10 है और एस दिया हुआ है 5 मीटर। सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यू का स्क्वायर माइनस ये 50 और ये 100, ठीक है, इक्वल के उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा यू का स्क्वायर इक्वल टू 100, यू बराबर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी प्रारंभिक गति कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितनी होगी, मतलब ऊंचाई मतलब दूरी मतलब एस का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ समय नहीं दिया है, टी की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें इसे गति के तीसरे नियम से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। गति का तीसरा नियम का फॉर्मूला क्या होता है, वी का स्क्वायर इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस 2GS, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है ना। पूछ रहा है कि प्राप्त ऊंचाई है ना, ऊंचाई मतलब दूरी, ऊपर की दूरी निकालनी ना। अब देखिए इसमें ध्यान देना कि इसमें जो प्रारंभिक वेग है वो दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग मतलब यू दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल ऊपर गया, ठहर गया, रुक गया, यू की वैल्यू 0, अंतिम वेग 0, मतलब वी की वैल्यू 0, अंतिम वेग 0, ठहर गया मतलब अंतिम वेग वी हुआ ना, तो वी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। यहाँ वी की वैल्यू 0 हो जाएगी, अंतिम वेग 0 हो जाएगा क्योंकि बॉल ठहर जाएगा। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू मतलब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी दिया हुआ है 10, ठीक है। चलिए फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, वी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 10 का स्क्वायर -2 जी 10 और एस निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 -20 एस, ठीक है, इक्वल उस पर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस इक्वल टू 20 एस, ठीक है ना। माइनस में था उधर ले गया, ठीक है, ये हो गया। 20 से अगर हम इसको काटते हैं तो ये 5 टाइम में कट जाएगा, तो एस कितना आ गया, एस आ गया आपका 5 मीटर, ठीक है। ये है उसकी अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए अपडेट और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो इससे थोड़ा सा हार्ड होगा। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।